हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास, और यह टॉपिक जो है एनटीए नेट के पाठ्यक्रम इकाई के अंतर्गत दिया हुआ है, जिनका जेआरएफ टारगेट है 7 में नेट है। तो उनके लिए ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हिंदी भाषा का विकास के जो है मैंने प्रश्नोत्तर प्रीवियस वीडियो में दिए हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो की लिंक देख सकते हैं और प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम नंबर से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज यहाँ हम इसका विस्तार देख लेते हैं, और विस्तार से क्या हुआ कि जो टॉपिक से संबंधित और विषय से संबंधित जो हमारे मन में कई प्रकार की उलझन या प्रश्न होते हैं तो वह स्पष्ट हो जाते हैं। हम देख लेते हैं कि हिंदी भाषा की प्रारंभिक स्थिति किस प्रकार से रही और इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाग्मय में प्रयुक्त हुआ। संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत जिसमें वैदिक वाग्मय वेद ग्रंथों की रचना हुई, और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत। आगे चलकर यह क्लासिकल संस्कृत व्याकरण के नियमों से बंध गई और इसमें प्रचुर साहित्य की रचना हुई, जिसमें व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं लिखी गईं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठ भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थीं, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी और पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद अपनी प्रवृत्ति में काफ़ी बदल गई थी, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा का विकास हुआ तो वह भाषा पाली के नाम से अभिहित हुई, और पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व के बाद माना जाता है। इसका काल जो पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी, पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशीय, पूर्वी और दक्षिणी। किस काल तक? पाली के आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 4 हो चुकी थी। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 4 जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी, पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशीय, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई, तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका जो रूप निखरा वह प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियाँ कई थीं, जिनमें मुख्य सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थी। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। आज तक के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9, जिनमें लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी को क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच से ही हो गई। जो यहाँ ये बताया गया है कि आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप से प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही हो गई। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नाम से ही अभिहित किया जाए तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माना जा सकता है।
यहाँ पर ये बताया गया है अपभ्रंश के संबंध में। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अपभ्रंश भाषा थी और इससे कौन कौन सी आधुनिक आर्य भाषाएँ या उपभाषाएँ विकसित हुई। शौरसेनी अपभ्रंश से ये महत्वपूर्ण जो भाषाओं का जो क्रम है और भाषाओं का जो विकास क्रम है किस प्रकार से हुआ है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से किस आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। प्राचर से सिंधी भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री से मराठी। मागधी से हुआ बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। अब हम आगे देख लेते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। ये एनटीए नेट की परीक्षा में कई बार पहले पूछ लिया गया है और जो राज्य स्तरीय परीक्षाएँ होती हैं उनमें ही ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास हम किससे मान सकते हैं? हिंदी भाषा का विकास यहाँ स्पष्ट होता है कि अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। अपभ्रंश, अवहट्ट सहित और पुरानी हिंदी का संबंध, तो इसका हम यहाँ विस्तार देख लेते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था का नाम है। व्याधि और महाभाष के रचयिता पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से इतर संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश नाम दिया। बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। बाणभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। दंडी ने इसे अभीरादि की भाषा कहा है। अभीर, जाट, गुर्जर आदि अनेक जातियों ने पश्चिमी भारत को हस्तगत किया। इनकी भाषा भारतीय संस्कृति में संस्कृत नहीं थी, इसलिए इनकी भाषा को अपभ्रष्ट समझा जाता था। जैसे जैसे इनकी राज्य सीमा का विस्तार हुआ वैसे वैसे अपभ्रंश का भी विस्तार होता गया। अपभ्रष्ट वही भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, तो उसे अपभ्रष्ट भाषा कहा गया। राज्य सत्ताधिकारियों के प्रयोग के कारण अपभ्रंश राजभाषा बनी। तत्पश्चात यह साहित्यिक भाषा एवं देश भाषा बनी। 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक इस भाषा में सृजन धर्मियों ने सृजना की। मार्कंडेय और इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। और ये 3 भेद कौन कौन से हैं? नागर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली और ब्राचर सिंध की बोली। ये देखिए अपभ्रंश के कुल 3 भेद हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको नोट करते जाइए कि अपभ्रंश के कुल 3 भेद कौन कौन से बताए हैं। नागर, उपनागर और ब्राचर। नागर जो है गुजरात की बोली थी, उपनागर राजस्थान की बोली थी, ब्राचर सिंध क्षेत्र की बोली थी। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों के कथन, सिद्धों के चर्यापदों, शिलालेखों आदि में अपभ्रंश का वर्णन है। अब यहाँ हम अपभ्रंश की विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अपभ्रंश की विशेषताएं हैं और इनको पढ़ना, याद करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि आप हिंदी के विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, हिंदी के जो है सभी परीक्षाओं में आप 100% अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एक पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश की परिभाषाओं में यहाँ नंबर 1 है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ए, आओ जो हास्य स्वर हैं। इन्हें हमने जो छोटा इसलिए कहा है कि आपको समझने में सुविधा हो। हास्य स्वर एवं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ओ, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये जो दीर्घ स्वर थे ये अपभ्रंश भाषाओं में थे।
जो ऋषि लिखा है तो ऋषि तो जाता था, लिखा जाता था, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो री होता था। ऋषि ए इत्यादि सभी स्वर अनुनासिक रूप में प्रयुक्त होते थे। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है। चौथी है उकार बहुला भाषा थी, जैसे मनु मन, कर्णु कारण, अंगु अंग। देखिए जहाँ पर ऊ बड़ी ऊ छोटी ऊ बड़ी ऊ का उच्चारण हो तो उसे क्या कहते हैं? ओकार बहुल भाषा कहते हैं। तो अपभ्रंश में ओकार बहुल भाषा का प्रयोग अधिकांश होता था। ये इसकी चौथी परिभाषा है, विशेषता है। पांचवी विशेषता है स्वरलोप एवं आगम की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। छठवीं विशेषता है व्यंजनों में क, कह, रह, नह, रह, मह और लह उल्लेखनीय है, शेष संस्कृत के थे। देखिए जो छठवीं विशेषता है कि संस्कृत में शब्दों का वर्णों का प्रयोग किस प्रकार से होता था। सातवीं इसकी विशेषता है तद्भव शब्दों की संख्या अधिक थी। तत्सम की अपेक्षा जो स्थानीय शब्द थे उनकी संख्या बोलचाल में अधिक थी। अब हम आगे देख लेते हैं। अपभ्रंश ने व्याकरण के कठोर बंधनों को नकार दिया, शायद इसलिए विद्वानों के द्वारा इसे अपभ्रंश अर्थात बिगड़ा हुआ माना गया। बाद में अपभ्रंश से ही पुरानी हिंदी, डिंगल पिंगल, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का विकास हुआ। प्राचीन हिंदी को विद्यापति ने देसी भाषा या अवहट्ट कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे संध्या भाषा की संज्ञा दी है। इसी से आधुनिक खड़ी बोली विकसित हुई। खड़ी बोली का साहित्यिक और मानक रूप आज भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य है। यह उत्तरी भारत के कई राज्यों में राज्यभाषा के गौरव पद पर आसीन हो चुकी है। अवहट्ट से सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य रचा गया। बौद्ध धर्म के विभाजन स्वरूप हीनयान और महायान, मंत्रयान, सहजयान एवं वज्रयान आदि का प्रादुर्भाव हुआ। सिद्धों का साहित्य दोहा या दूहा रूप में उपलब्ध है। सिद्धों की धर्म संबंधी मान्यताओं का प्रभाव आगे आने वाले संतों के साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। सिद्धों में सरहपा, लुईपा, कढ़पा आदि के नाम विशेष आदर के साथ दिए जाते हैं। सिद्ध संख्या में 84 माने गए हैं। ईसा की 8वीं सदी में सिद्धों के पश्चात वज्रयान से नाथ संप्रदाय का उद्भव हुआ। नाथ हठयोग के मार्ग का प्रतिपादन करते थे और सदाचार का पालन करने पर जोर देते थे। नाथपंथी योगी कनफड़े कहलाते थे। नाथों की भाषा पुरानी पश्चिमी है, जिसका विकास नागर अपभ्रंश से हुआ, जिसका विकसित रूप सदुक्कड़ी कहलाता है। नाथ साहित्य में गोरखपंथी साहित्य की रचना हुई। इस पंथ के प्रसिद्ध आचार्य गोरखनाथ का प्रभाव आगे चलकर कबीर आदि संतों पर विशेष रूप से पड़ा। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ अर्थात जिनका नाम मच्छेंद्रनाथ भी था के शिष्य थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर गोरखपुर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। नाथ साहित्य की मुख्य रचनाएं हैं गोरखनाथ की वाणी, गोरखबोध, गोरखसार, गोरखयुग आदि उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इसी पंथ परंपरा के योगी हैं। भाषा की इस विकास यात्रा में जैन आचार्यों द्वारा साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैन अपभ्रंश साहित्य में महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, मुक्तक काव्य आदि लिखे गए। इनमें से कुछ रचनाकार निम्न प्रकार से हैं। तो ये दोस्तों हिंदी भाषा के विकास से संबंधित मैंने ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमुख रूप से कौन कौन से जैन साहित्यकार हैं और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका समय क्या है। ऐसी कई जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको आने वाले वीडियो में दी जाएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।